चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आवाज जा रही है नवीन आपको? आवाज जा रही है नवीन? हेलो, आपकी आवाज नहीं आई, आप कुछ बोल रहे थे, ऐसे हम समझ गए क्या? जी हाँ। और आप कॉपी अभी तक लिखना शुरू नहीं किए हैं अपना? नए स्टूडेंट लिख रहे हैं और आप अभी तक नहीं लिखना शुरू किए हैं। कल भेज देंगे सर, लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हो रहा है कि जैसे हम पे हमारे लिए लिख रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप म्यूट कर लीजिए नवीन, आपके पीछे से काफी साउंड आ रही है, जब जरूरी होगा अनम्यूट हो जाइएगा। आपको आवाज जा रही है सुधा? आपका ही कॉपी है। चलिए, क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हुए इसके महत्व को बताएं। लास्ट टाइम जो आप कॉपी लिखे थे नागरिकता पर, तो उसको हम फिर से लिखने बोले थे। हम बोले थे कि आप इसको फिर से लिखिएगा। नागरिकता का आपका जो सेकंड वाला पार्ट था वो पूरा गलत था। पूरा मतलब लगभग गलत था। आप अच्छे से व्याख्या भी नहीं किए थे, पॉइंट्स भी सारे के सारे सही नहीं थे, तो हम बोले थे उसको दोबारा लिखना है। तो आप वो लिखे नहीं और आगे बढ़ गए। और आपका आगे का कॉपी नहीं आया अंजलि जी? बस लास्ट पॉइंट बाकी था। चलिए, अब 2 दिन में भी कॉपी, सैटरडे को लास्ट हुआ, कल ऐसे भी क्लास नहीं हुए, तो 2 दिन में कॉपी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सुधा आंसर लिखे, वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों की भलाई के लिए आवश्यक है और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी मदद करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ भी चलिए सही है। उतना भी दमदार नहीं है लेकिन सही है। दुनिया के विभिन्न देशों के लिखित अथ, अथवा अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। भारतीय मौलिक संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय प्रेरित कर जोड़ा गया था। देखिए ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, ये यूजलेस है, यहां से यहां। ठीक है, यहां से यहां तक यूजलेस है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य, ये चलिए ठीक है, ये सही है, ये पॉइंट ऐसे सही है, लेकिन ये पॉइंट यूजलेस है। मतलब इसको देने से भी कोई फायदा नहीं है, बस वो शब्दों का संख्या बढ़ा रहा है आपका, और आपका जो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा रहा है। नहीं भी देते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। एक ये विकिंग रहा। दूसरा, आप जैसे इतना लंबा चौड़ा लिखे, इसको सीधा कर लिखते, नागरिकों को मिलने वाले वे अधिकार जो उनके भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है। भौतिक विकास का तात्पर्य क्या हुआ? सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वही नैतिक विकास का मतलब हो गया आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दार्शनिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, ये सब क्या हो गया? उसका नैतिक विकास हो गया। तो नए भौतिक और नैतिक विकास के लिए जो आवश्यक उसे मूल अधिकार कहते हैं। बस 2 लाइन में, 2 लाइन में समाप्त हो गया। आप जो 4-10 लाइन में लिखे भलाई के लिए आवश्यक है जो नैतिक, बौद्धिक, विकसित का, हम 2 लाइन में उसको क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर सिर्फ 2 लाइन में। वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। लंबा चौड़ा जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, एक हुआ। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। फिर भी ठीक है पर डेफिनेशन।
मौलिक अधिकारों की आवश्यकता। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए इसलिए आवश्यक क्योंकि इन अधिकारों का उपयोग करके व्यक्ति स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते तथा किसी भी तरह के भेदभाव और शोषण से बचते हुए देश में अन्य नागरिकों के समान अपना जीवन व्यतीत करे। ये पॉइंट भी आपका कोई मतलब नहीं है। ये सब पॉइंट आप लिखे सही है, आप जो कह रहे देखिए ये स्पीच नहीं है ना, आपका पॉइंट सही है, जिम्मेदार नागरिक बना सकते तथा किसी भी, ऐसा नहीं है कि अब जिस देश में मौलिक अधिकार ने वो वहां जिम्मेदार नागरिक। तो मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? ये राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता की अगर बात करें तो वो तो डिफिनेशन में आप दे ही चुके हैं, वो आप डिफिनेशन में दे दिए, ठीक है, डिफिनेशन में दे दिए है कि मौलिक अधिकार क्या है भाई, ये अति आवश्यक है किसके लिए? नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए, इसलिए आवश्यकता है। ये बात आप दोबारा घुमा कर आप लिख रहे हैं, बात एक ही है लेकिन आप उसको बार बार घूम घूम, एक बार इधर से कान पकड़, एक बार दूसरी तरफ से। तो इसका कोई मतलब इसलिए बोले कि ये पॉइंट का यहाँ कोई मतलब नहीं रहा, जब आपको यहाँ पर सीधे देना था मौलिक अधिकार का महत्व, यहाँ वर्ड लिखना क्या था आपको देना था, मौलिक अधिकार का महत्व, अधिकार का महत्व, ठीक है, मौलिक अधिकार का महत्व देना था। ये नहीं होगा, मौलिक इधर अधिकार होगा। क्या है महत्व? तो भाई ये राज्य के नागरिकों को क्या करता है? राज्य के विरुद्ध सबसे पहले महत्व, ये व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, ये व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास के लिए। अब यहाँ डिफाइन नहीं करना भौतिक का तात्पर्य है आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नहीं, अब ये हो गया। ये व्यक्ति को क्या करता है? ये मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षण, न्यायालय द्वारा क्या होता है? संरक्षण प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार कभी भी कम नहीं किए जा सकते हैं, किसी भी स्थिति में कोई भी विधि मौलिक व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कटौती नहीं कर सकता। आपातकाल की एक अलग स्थिति है, आपातकाल को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद न्यायालय प्राप्त, ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को क्या करता है? संरक्षण देता है, ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देता है। ये सब हो गया, तो ये आपका हुआ महत्व है। ये मौलिक अधिकार की विशेषता, मौलिक अधिकार सीमित है ना कि असीमित, यहाँ पे महत्व की जगह आप विशेषता डाल देंगे तो सारा इसी में आ जाएगा, ना कि मौलिक अधिकार सीमित है ना कि असीमित। तो ये सब जब वर्णन कर दिए, अब चलेंगे कि भारत में नागरिकों के लिए 6 है, ठीक है। तो 6 वाला ही डायरेक्ट नहीं आना, यहाँ पर पहले करना था मूल संविधान में, भारत में मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन था, किंतु वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। एक जो संपत्ति का अधिकार को कौन सा संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा वो क्या किया गया, उसको 1978 में उन्हें उसे निरस्त कर दिया गया। फिर अब आते 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार। तब आए समानता का अधिकार, ठीक है। अब देखते हैं इसको आप कैसे। समानता का, नागरिकों को कानून के समक्ष समान व्यवहार और कानून की समान सुरक्षा, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करते और भेदभाव और छुआछूत को रोकते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि आप किसी बुक से लिखे हैं, देख करके एकदम बुक पढ़े और सेम टू सेम उतारे, या कहीं नेट से। सच है कि झूठ है? आवाज जा रही है सही से मेरी? पहले जवाब दीजिए, आवाज जा रही है सही से? नहीं, अंजलि मैसेज कर रहे सर आवाज फ्रेश नहीं है इसलिए पूछे, तो उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को सही जा रही है तो। सर अभी आ रही है, उस टाइम फंस रही थी तो हम रिकनेक्ट हुए। अच्छा, हो सकता है। हाँ, जी। देखिए बुक से आंसर लिखे गलत नहीं है, ठीक है, बुक से आंसर लिखना कोई गलत नहीं है, वो तो हम तो कहते ही बुक, लेकिन सेम टू सेम देना वो गलत है। तो इसमें आपको देना था कि समानता का अधिकार ये 2 भागों में है, कौन सा?
व्यक्ति कानून के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समक्ष सभी क्या होता है, कानून के समक्ष कानून के समक्ष सभी का बराबर होना। ठीक है, यानी कि विधि से विधि अगर क्या होता है, तो आर्टिकल 14 को देखे तो अच्छा समानता कर ले। अच्छा आप एक ही साथ सबको किए हैं, ओ हम सिर्फ आर्टिकल 14 को देख, नहीं सही है तब, चलिए ठीक है। कानून के समक्ष समान व्यवहार, कानून की समान सुरक्षा, हाँ ठीक है। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर और भेदभाव और छूत को रोकते, सही है फिर तब, जब एक ही साथ लेके चल रहे हैं तो। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद इसमें बेगार, बाल श्रम और मनुष्यों के व्यापार का निषेध किया जाता है। कारखानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष का उम्र की धर्म की शोषण 25 से 28। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा विशेषताएं बाद में आए हैं, यही चीज दिक्कत है ना, कहाँ क्या, पहले आपको विशेषताएं देना है फिर आपको उसका वर्णन करना था। सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है जबकि कुछ अन्य व्यक्ति, ये सब पहले ही आपको देना था। बात समझे, यही गड़बड़ है, यहाँ पर आपको करना था। आप प्रश्न के अकॉर्डिंग जा रहे थे, लेकिन जब आप इसको कर दिए तो इसके महत्व को वहीं बता देना था, मौलिक अधिकार के साथ ही बता देना था कि देखिए ये टोटल क्वेश्चन एक ही पार्ट में है, टोटल का क्वेश्चन एक पार्ट में फंडामेंटल राइट, और सामान्य तरीके से हमको चलते जाना। तो एक पार्ट में भाई है, तो हम पहले क्या किए, मौलिक अधिकार का परिभाषा दे दिए, फिर उसका परिभाषा में ही उसकी समझ में आ गया आवश्यकता, फिर हम उसका जो है महत्व बता दिए, महत्व कहिए या विशेषताएं कहिए, जो भी कहिए उसको बता दिए। फिर हम लोग 6 प्रकार का मौलिक अधिकार का जो होता है वर्णन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा इसको और अच्छे से किया जा सकता था क्या, जैसे आप दिए ना समानता का अधिकार, इसके बाद ज्यादा नहीं, एक एक लाइन में आर्टिकल 14 से 18 को डिफाइन कर देते, ज्यादा नहीं, एक एक लाइन में, लंबा नहीं लिखना। जैसे आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 क्या करता है भाई, तो ये विधि के समान समकक्ष, विधि के समान संरक्षण का व्याख्या का अधिकार देता है। ठीक है, अब ये नहीं बताना कि विधि का समान संरक्षण का क्या मतलब, नहीं। आर्टिकल 15 5 प्रकार का जो उसका जो भेद को रोकता है, धर्म के, जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, ठीक है, और निवास के आधार। तो ये पांचों को क्या किए कर दिए कि इस आधार पे किसी भी भेदभाव को रोकता है। अब उसमें 1 2 3 4 इतना नहीं, बस इसी तरह 16 ये लोक नियोजन के अवसर के लिए जो 7 प्रकार का भेद है को रोकता है, निषेध करता है, भेदभाव को रोकता है, उन 7 का वर्णन कर दिए। 17 अस्पृश्यता का अंत करता, 18 उपाधियों का अंत करता है। ये करते चलते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, उसी तरह 1922 में दे देते कि आर्टिकल 19 में क्या है, 19 का 1 में 19 का एक क्या कर रहा है भाई, उसमें 6 प्रकार, फिर ये भी आप वर्णन नहीं किए, इसमें भी 7 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार था। बाद में ना ये 6 प्रकार का हुआ, 44वां संविधान में एक का चौ को हटा के संपत्ति का अधिकार को हटाकर, तो उसको भी एक एक लाइन में वर्णन करते चले जाते, और फिर लास्ट में लिख देते अनुच्छेद 2 से 6 तक स्वतंत्रता के अधिकार का युक्त निर्बंधन करता है, जिसका कि निम्न आधार है, जैसे लोक नियोजन, उद्दीपन, अपराध को रोकना, जो न्यायालय की अवमानना को रोकना, ये सब जो आधार है 5-6 प्रकार का वो आधार है, करते हुए निकल। उसी तरह 20 में एकदम एक लाइन में दे देते कि ये जो है कि ये क्या कर रहा है भाई, कि ये किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड से हो गया, स्वयं के खिलाफ गवाही से, और भूत का मतलब पहले जब जिस समय क्राइम किया है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सजा मिलेगा, इसकी व्याख्या करता है। 21 में व्यक्ति का क्या होगा, अब 21 को डिफाइन करने चाहिए तो लंबा चलेगा, लेकिन हम वहां पे दे दिए कि नहीं, आर्टिकल 21 में ये क्या कर, व्यक्ति का गरिमा में जीवन की बात करता है। यहाँ गरिमा में जीवन से तात्पर्य है स्व का संबंध स्वास्थ्य, केवल जीवन जीने से नहीं, या फिर डिसीजन भी दे दिए कि मेनका गांधी बनाम भारत सरकार के वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग
गरिमामय जीवन का संबंध अब केवल जीवन जीने से नहीं, स्वास्थ्य आदि से भी। एकदम 2-3 लाइन में करते हुए चलेंगे। फिर 23 विलंब, यानी लंबा चौड़ा नहीं जाना, लंबा चौड़ा जाए तो करीब 15-20 पेज बन जाएगा। हम लोगों को बस एक एक 2-2 लाइन करते हुए चले जाते, तो इसका फायदा क्या होता कि थोड़ा आंसर एक हाथ पेज और 1-2 पेज और लंबा जाता, लेकिन वो ज्यादा क्लियरिटी रहता। बात समझे ना, ये कुछ ज्यादा शॉर्ट हो गया। और हाँ, लंबा भी नहीं जाना। अब ये नहीं कि अब आर्टिकल 14 लंबा चौड़ा बता रहे 10 लाइन में, 2 लाइन में एक आर्टिकल को 1 से 2 लाइन में समाप्त कर देना, 1 से 2। तीसरा ना ही जाए तो बेटर है, 1 से 2। आर्टिकल 9 का 1 है, तो अब उसमें क्योंकि 6 प्रकार है, तो वो छोड़ के लिखना होगा, उसको भी एक लाइन में बना के लिख सकते हैं कि ये 6 प्रकार निम्न है, कॉमा दे करके। बात समझे? आवाज जा रही है ना मेरी? आवाज जा रही है मेरी? जी चलिए ठीक है, फिर भी पहले से बहुत बेटर है। तो आप नागरिकता वाला जो आंसर है उसको फिर से लिखिए, नागरिकता वाला आंसर को छोड़ना नहीं है। जो नागरिकता वाला है उसको फिर से लिखिए, जो नागरिकता का लिखे थे ना, ये नागरिकता वाला फिर से आपको लिखना है। और इसके बाद जो है ये ऐसे ठीक है आपका, बस आगे से अगर कभी लिखिएगा तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 1-2 लाइन में इस क्वेश्चन में बाकी का भी डिफाइन करते चलिए। ये ज्यादा लंबा नहीं, 1-2 लाइन में एक अनुच्छेद को 1 से 2 लाइन में डिफाइन करना है। अब जैसे अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का जो रीट है, अब वो पांचों रीट का नहीं देना है, बस ये रीट निकालने का एक एक लाइन में परमादेश नाम लिख करके छोड़ दिए, परमादेश, अधिकार परीक्षा। और उसी में हुआ तो थोड़ा सा एक लाइन में हुआ तो डिफाइन भी कर सकते हैं परमादेश क्या है, ये किसी व्यक्ति को गिरा, लेकिन वो फिर लंबा चला जाएगा। बस उतना ही करके छोड़ देना है कि 5 प्रकार का रीट है। और जो ये 5 प्रकार का रीट क्या करता है, ये तब होता है जब किसी व्यक्ति ये इसमें इस 5 प्रकार के रीट से क्या होता है कि जब न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार समाप्त किया जा रहा है, तो वो इस रीट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 का, तो वो इसी तरह से थोड़ा और डिफाइन कर सकते थे। बाकी फिर भी ठीक है, पहले से ठीक है। अब यहाँ ये नहीं कि अच्छा जिस दिन शॉर्ट में लिखते हैं सर कहते लॉन्ग, तो हम यहाँ ये नहीं करें कि आपको और लॉन्ग करना है, हम भी वही करें कि आपको शॉर्ट में ही रखना है। अब आर्टिकल 14 का डिफाइन करने चले, कम से कम 10-12 लाइन जाएगा, 2 पेज में भी होगा। हम लोग को सिर्फ 2 लाइन में करना है, 1 से 2 लाइन में। चलिए ठीक है, और आप लोग अपना आंसर लिखना शुरू कीजिए, बाकी लोग भी आप अपना भेज दीजिएगा अंजलि जी। और नवीन आप अपना स्टार्ट कीजिए। जितना लेट से, देखिए लेट से करते हैं फिर वही दिक्कत होगी बाद में। नहीं करने से, आंसर राइटिंग नहीं करने से तो मुझे ही फायदा है, को कॉपी चेक नहीं करना पड़ रहा है, हमको आराम है। लेकिन मुझे ऐसे आराम की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बेटर है। और ये हम जान रहे हैं कि ये आराम क्या होगा ना, बाद में आपको भी परेशान करेगा और मुझे भी परेशान करेगा। ऐसा नहीं कि अब बाद में आप कल के डेट में हम ये कह के आप इतना दिन से क्यों नहीं किए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम वो भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए कहते हैं बार बार कि लिखना शुरू कीजिए। और जो ये आंसर मॉडल के चक्कर में आप रहते हैं, तो आंसर मॉडल क्या, हम तो 10 मिनट में पूरा आंसर लिख के दे देंगे, लेकिन वो आपके लिए वो कोई फायदा है नहीं, उससे कभी भी आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप आंसर मॉडल हमको देने का कोई जरूरत नहीं, हम 10 मिनट में पूरा आंसर लिख के दे देंगे। आप बोलिए सिर्फ क्वेश्चन को हम 10 मिनट में लिख देते हैं बोर्ड पर ही, लेकिन वो कोई फायदा नहीं, मतलब हम लगभग लिख ही देते हैं बताते बताते। और वो मेरे लिए ज्यादा आसान है, स्टूडेंट को हम आराम से वही दे देंगे, वो तो मेरे लिए ज्यादा आसान है। ये जो हमको इतना एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है, हमको वो दिमाग लगाने की कोई जरूरत तब नहीं रहेगी, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा कभी भी। इसलिए कोशिश कीजिए आंसर खुद से लिखने का। दिक्कत हो रही है तो हम तो ऐसा नहीं कि कभी उस पर छोड़ दिए हैं, किसी को मना क्यों नहीं, आपका आंसर राइटिंग खराब होता है छोड़ दे। एक कॉपी हम खुद कहते हैं 2 से 3 बार लिखिए क्वेश्चन को, हम चेक करने के लिए तैयार है, हम लोग सब चेक करेंगे, वो तो आप लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है बाकी लोग आगे, आप सुधा नागरिकता वाला फिर से लिखिए।
और आगे का फिर लिखना है, लिख लीजिएगा। मूल कर्तव्य, अब आगे कौन सा टॉपिक होगा, मूल कर्तव्य का होगा, उसको लिखिए। अब ये जो लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इन लोग को दोबारा नहीं लिखना, दोबारा भी लिखना है। अभी तो इन लोग को सिर्फ हाथ ओपन करवाया जा रहा है, फिर जब क्लास कंप्लीट होगी, क्लास के बाद फिर लिखवाया जाएगा। ये हो रहा है क्या कि इसके इसी बहाने कम से कम ये लोग बुक पढ़ रहे, हाथ ओपन हो रहा है। अब जब दोबारा लिखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे टोटल जब ये पूरा एक से जितना पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा बुक रीड हो गया। फिर जब दोबारा लिखेंगे तब इनको ज्यादा समझ में आएगा कैसे लिखना है, क्योंकि तब तो वो पूरा एक एक टॉपिक पढ़े हुए रहेंगे। तो इनका आंसर राइटिंग ऑटोमेटिक ज्यादा इम्प्रूव होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नहीं, घबराना नहीं है, आप एक एक को लिखना शुरू कीजिए, एक एक क्वेश्चन लिखिए, फिर दोबारा लिखना है। उसके लिए दोबारा एडमिशन तो लेना नहीं है कि टेंशन लेना है दोबारा लिखने का। ठीक है, कोई दिक्कत और कोई दिक्कत? कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए, नहीं है तो ठीक है।